प्यारे बच्चों, 10 तारीख को भूगोल विषय का एग्जाम है। हम लोग जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किए गए क्वेश्चन बैंक से प्रश्नों को देख रहे थे। आपका दो किताब है, भाग अ और भाग ब। भाग अ में मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग अति लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और भूगोल के बच्चों को वीडियो शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से अति लघुतरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे। तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फैब्रे ने किया था। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? तो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। राजनीतिक भूगोल के दो उप शाखाओं के नाम लिखें। तो निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल। एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। संभववाद क्या है? तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर अमेरिकन भूगोल वेता है ये। मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ था? 1990 के दशक में। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को, जो जर्मन विद्वान थे। दूसरा चैप्टर से है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल या फिर अनुपस्थित है, उन्हें जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 60%। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा संबंध पाया जाता है? तो ऋणात्मक संबंध। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो संसाधनों का ह्रास। ह्रास का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तीसरा चैप्टर है लिंगानुपात शब्द का परिभाषा दीजिए। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। विश्व में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 100 स्त्रियों में से 311 पुरुष। संयुक्त राष्ट्र संघ का सूचीबद्ध कितने देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है? तो 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। फिर है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना या पिरामिड से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है? तो निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो चतुर्थ क्रियाओं के रूप में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो लाटविया। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? मंडारिन चीन में।
100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। बाल आयु वर्ग के अंतर्गत किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है? तो 0 से 14 वर्ष। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? तो ये है आपका नाइजर। वर्तमान में विश्व के नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 48:52। चौथा चैप्टर है मानव विकास। तो मानव विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। सशक्तिकरण क्या है? तो अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण कहलाता है। मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो वैसी आवश्यकताएं जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि। मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच। साक्षरता क्या है? तो साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझे और लिख सके। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो ये है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। विकास किसे कहते हैं? तो विकास का अर्थ किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से है जो गुणात्मक हो और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता हो। समता से आपका क्या अभिप्राय है? तो समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। सतत पोषणीयता क्या है? तो किसी राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना सतत पोषणीयता कहलाता है। वृद्धि कैसे होती है? तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है एवं मूल निरपेक्ष होती है। इसे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। आखेट से आप क्या समझते हैं? तो परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना। संग्रहण क्या है? तो प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रहण करना। पशुचारण किसे कहते हैं? तो भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। कुत्तों एवं रेनडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अटलांटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा। पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताएं? तो नीदरलैंड। यहाँ विशेष रूप से ट्यूलिप की कृषि की जाती है। कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? डेनमार्क। वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? तो विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान व्यवसाय है। भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा। इंपॉर्टेंट है। ट्रक फार्मिंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है। खनन से आप क्या समझते हैं? तो भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। सहकारी कृषि क्या है? तो किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने की स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनकर कृषि कार्य करते हैं, इन्हें सहकारी कृषि कहते हैं। बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है? तो खेतों में फल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो लद्दाख।
गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है लाल श्रमिक कहलाते हैं, जैसे कृषक, दैनिक मजदूर। पशुपालन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन। वाणिज्य पशुधन पशुपालन। छठा चैप्टर है आपका द्वितीय क्रियाएं। तो विश्व के बृहद औद्योगिक प्रदेशों के दो समूहों के नाम बताइए। तो विश्व के बृहद औद्योगिक प्रदेशों के दो समूह के नाम निम्नलिखित है। पहला यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। आधारभूत उद्योग क्या है? तो आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल कराते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योगों के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों वर्गीकरण कीजिए, मतलब उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। द्वितीय क्रिया से क्या समझते हैं? तो द्वितीय क्रिया में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग न करके उसे साफ परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों से नए वस्तुएं तैयार की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग गौण या द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। तो घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। यह विनिर्माण की सबसे लघु इकाई होती है। उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? तो उपभोक्ता उद्योग के उत्पादन का प्रयोग अधिकतर लोग दैनिक जीवन में करते हैं। इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, जैसे कागज, वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ आदि के उद्योग। सातवां है उद्योगों के अस्थायीकरण से क्या अभिप्राय है? तो किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश में उद्योगों के जमाव को उद्योगों का अस्थायीकरण कहते हैं। अतः ऐसे भौगोलिक कारक या सुविधाएं जो उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक है, जब किसी स्थान पर उपलब्ध होती है तो उस स्थान पर उद्योग संकेंद्रित हो जाते हैं, जिससे उद्योगों का अस्थायीकरण कहा जाता है। सातवां चैप्टर है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। पर्यटन क्या है? तो पर्यटन तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। फुटकर व्यापार सेवा क्या है? तो वैसी सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत उपभोक्ता आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्रतिष्ठान एवं भंडारों से प्रत्यक्ष खरीद सकते हैं, जैसे फेरी, रेहड़ी, डाक, आदेश, दूरभाष आदि से संबंधित सेवाएं। तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? तो तृतीयक व्यवसाय अथवा क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसके अंतर्गत अमूर्त सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन आदि। चौथा है ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है? तो ग्रामीण विपणन केंद्र के अंतर्गत अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्रों को शामिल किया जाता है, जो अपने आसपास अवस्थित ग्रामीण बस्तियों को संग्रहण और वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट संचार की अत्याधुनिक सेवा है या वाइल्ड एरिया नेटवर्क भी कहलाता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण देश अथवा महाद्वीप आपस में जुड़े होते हैं। वैश्विक गांव क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व आपस में जुड़ जाते हैं, अतः विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना कुछ सेकेंडों में विश्व भर में प्रसारित हो जाती है। इस परिघटना के कारण विश्व गांव का उद्भव होता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखें। तो पहला है मांग और दूसरा है परिवहन की सुविधा। परिवहन क्या है? तो परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। संचार सेवाएं क्या है? तो संचार सेवाओं के अंतर्गत शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो व्यापार अथवा वाणिज्य की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कस्बे और नगर व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण तथा नगरीय बाजार केंद्रों में विभक्त किया जाता है। आठवां चैप्टर है
परिवहन एवं संचार। पाइपलाइन परिवहन की दो विशेषताओं को लिखें। तो पाइपलाइन तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन का सर्वाधिक सुगम व सस्ता माध्यम है और पाइपलाइन को असमतल क्षेत्रों तथा जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। संचार से आप क्या समझते हैं? तो सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। साइबर स्पेस क्या है? तो विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस के विश्व को साइबर स्पेस कहा जाता है। साइबर स्पेस काल्पनिक या विचारमूलक पर्यावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्कों से संचार उत्पन्न होता है। इंटरनेट के किसी एक लाभ को लिखे। तो इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्य स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा तथा प्रशासन जैसी सेवाओं में बेहतर सुधार संभव है। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर के रूप में एक कंप्यूटर सिस्टम, एक स्कैनर तथा डिजिटाइजर होता है जिसकी सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्गों को कहा जाता है जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के दो छोरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जल परिवहन के दो लाभ लिखे। तो पहला, जल परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। यह अन्य परिवहनों की तुलना में काफी सस्ता होता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। मीटर लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो मीटर लाइन के रेल पथ में दोनों पटरियों के बीच की दूरी मीटर होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7 वाराणसी और कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा भारत का यह सबसे लंबा राजमार्ग है। 9वां चैप्टर है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो पहला है, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को निश्चित करता है। दूसरा, सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। तीसरा, व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। और लास्ट है, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? तो ऋण भुगतान संतुलन या प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो, अर्थात वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक हो। इस स्थिति में देश की विदेशी मुद्रा भंडार कम होती जाती है और देश के उद्योगों पर दबाव बढ़ता जाता है। तीसरा है, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो पहला है, विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की समानता के लिए देशों के समूह लाभपूर्ण व्यापार हेतु संगठनों का निर्माण करते हैं। दूसरा, इन संगठनों में व्यापारिक अनुबंधों की सामान्यीकृत प्रणाली कार्य करती है जिससे संबंधित देशों के बीच व्यापार निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तीसरा, प्रत्येक संबंधित देश को इन संगठनों द्वारा विकास करने के बराबर अवसर प्रदान किए जाते हैं। और लास्ट है, कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह सार्क, आसियान, EU, ओपेक आदि। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोष बताएं। तो जब दो देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है तो इसे मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहा जाता है। मुक्त व्यापार हेतु सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से समाप्त या कम किया जाता है, साथ ही अन्य व्यापारिक बाधाओं का निराकरण किया जाता है। इसका गुण है, मुक्त व्यापार से घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है और दूसरा, व्यापार एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके दोष है, मुक्त व्यापार द्वारा विकसित देश अपने उत्पादों को कम दामों में बड़ी मात्रा में अविकसित और विकासशील देशों को भेजते हैं जिससे वहां के उद्योग बंद हो जाते हैं। दूसरा, मुक्त व्यापार द्वारा विकसित एवं विकासशील देश संस्कृत वस्तुओं एवं नवीन तकनीकी हेतु पूर्ण रूपेण विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को हानि होती है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो पहला है व्यापार का परिणाम, दूसरा व्यापार का संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। तो दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।
छठा है व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। अर्थात किसी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध होता है जो एक निश्चित समय अवधि में उसके आयात एवं निर्यात के मूल्यों के बीच पाया जाता है। व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है। पहला ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो। दूसरा है धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन। तो अनुकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई देश या फर्म अपने घरेलू बाजार में किसी उत्पाद की कीमत से कम कीमत पर उस उत्पाद का निर्यात करती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। इससे आयातित देश में उसके उत्पाद की कीमत प्रभावित होती है और स्थानीय विनिर्माण उद्योग को हानि पहुंचती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के निम्न कारण है। पहला, विश्व में विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बनाता है। दूसरा, अलग अलग देशों में उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे पूंजी, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि में अंतर दिखाई देती है जो स्थान विशेष को वस्तु विशेष के उत्पादन हेतु अनुकूल बनाता है, जिससे वे कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है द्विपार्श्विक व्यापार। देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है या विभिन्न समझौतों द्वारा आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार के लिए सहमत होते हैं। ख है बहुपार्श्विक व्यापार। तो बहुत से देशों के साथ किया जाने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। 10वां है अवस्थिति के आधार पर पतनों की व्याख्या करें। तो पहला है अंतर्देशीय पतन। तो यह पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं या समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। बाय पतन या गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं या उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम है को ग्रहण करके मुख्य पतनों को सेवा प्रदान करते हैं। और लास्ट चैप्टर है मानव अधिवास या बस्ती। तो कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है। तो रेखीय प्रतिरूप। खनिज अयस्क क्या है। तो पृथ्वी से स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त धातु। अदीस अबाबा किस राष्ट्र की राजधानी है। तो ये है इथोपिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 1878 में की गई। आदिस का अर्थ है नवीन अथवा तथा अबाबा का अर्थ है पुष्प, अर्थात इस नगर को नवीन पुष्प भी कहा जाता है। सनगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो सनगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1915 ईस्वी में पैट्रिक गिडीज नामक विद्वान ने किया था। सनगार अलग अलग नगरों व शहरों के आपस में मिले जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सनगर का रूप ले लेता है, जैसे ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहत मुंबई आदि। हम भी चाय पियेंगे। मेगालोपोलिस शब्द का क्या अर्थ है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मेगालोपोलिस का अर्थ विशाल नगर होता है। यह एक यूनानी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1857 ईस्वी में जीन गटमेन नामक विद्वान ने किया था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्या कहलाते हैं। तो मिनी सिटी। भारत की जनगणना के अनुसार नगर में न्यूनतम कितनी जनसंख्या अनिवार्य है। तो 5000 आवश्यक है। किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप झीलों व तालाबों के इर्द गिर्द विकसित होती है। गोलाकार बस्ती प्रतिरूप। 1 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं। तो मेगा सिटी। वे नगर जिसकी आकृति विषम होती है क्या कहलाते। अनियोजित नगर। 100% नगरीय जनसंख्या वाले देश का नाम सिंगापुर। विश्व का पहला मेगा सिटी न्यूयॉर्क। विश्व के किन्हीं 2 नियोजित शहरों के नाम लिखे। तो कैनबरा एवं अदीस अबाबा। बस्ती किसे कहते हैं। तो बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके जाने आने के लिए बनाए गए रास्ते व गलियों को सम्मिलित किया जाता है। विश्व के किन्हीं 2 सांस्कृतिक नगरों के नाम लिखे। तो जेरूसलम मक्का और जगन्नाथपुरी बनारस। विश्व के किन्हीं 2 औद्योगिक नगर के नाम ले पीटर्सबर्ग एवं जमशेदपुर। उच्च भूमि के क्षेत्र से आप क्या समझते हो। वैसे क्षेत्र जहां बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके उच्च भूमि क्षेत्र कहलाते हैं।
प्रकीर्ण बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो वैसी बस्तियां जिसमें मकान काफी दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर्यटन नगर किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो एक ऐसा रुचिकर क्षेत्र जहां लोग प्राकृतिक या सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता के लिए आवास, अवकाश और मनोरंजन हेतु जाया करते हैं। कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहां लोगों के बसाव क्षेत्र को हो मानव बस्ती कहलाता है। बस्तियों को उनकी बसावट की सघनता के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो सहन बस्ती और पक्की सघन सघन हो जाएगा, सघन बस्ती और पक्कीर्ण बस्ती। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप के आधार पर किन किन आकृतियों में बांट सकते हैं? तो ग्रामीण बस्तियों को उनके प्रतिरूप के आधार पर गोलाकार, वर्गाकार, रैखिक, टी आकार, वाई आकार, तारे के आकार तथा क्रॉस आकृति में बांटा जा सकता है। प्रकार्यों के अनुसार नगरों को किन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कार्यों के अनुसार नगरों को प्रशासनिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक और परिवहन आदि नगरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नगरों को किस रूप में जाना जाता है? तो नगरों को निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार या व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी है? तो लंदन। तो बच्चों ये थे जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी जारी किया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस किताब का मैंने बता दिया है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये किताब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।